हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्य प्रशासन के अंतर्गत राज्य के स्वरूप, राजा के अधिकार, कर्तव्य और राजा की सहायता के लिए बनाई गई मंत्री परिषद, मंत्रिण, विभिन्न विभागों के जो अमात्य और जो विभाग थे जिनको तीत कहा था उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया था। उसी कड़ी में मैं अब आगे केंद्रीय शासन के अंतर्गत एक और पदाधिकारियों के बारे में उल्लेख मिलता है, वो है अध्यक्ष। कौटिल्य की शासन पद्धतियों में जो पद्धति थी उसमें अध्यक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान था। स्ट्रैबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट कहा है। जो यूनानी इतिहासकार हैं उसे विशेष रूप से स्ट्रैबो और मैगस्थनीज ने भी इनको मजिस्ट्रेट कहा है। अर्थशास्त्र में हमें कुछ अध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। जो निम्नलिखित अध्यक्ष हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आता है पन्याध्यक्ष, यह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। दूसरा है सुराध्यक्ष, यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। और तीसरा है सूनाध्यक्ष, यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अंकराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष। कोष्ठगाराध्यक्ष, कोष्ठगार का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वाला अध्यक्ष। अगला था सूत्राध्यक्ष, यानी कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद लोहाध्यक्ष, लोहाध्यक्ष जैसा नाम से पड़ा है, धातु विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्ष, यानी कि छापे गाने का अध्यक्ष। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। उसके अलावा गौध्यक्ष, यानी कि पशुधन विभाग का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष, चरागाहों का अध्यक्ष। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशयों का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि करना। उसके अलावा मुद्राध्यक्ष, यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष, यह जहाजरानी का अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष, यह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। उसके अलावा देवताध्यक्ष, यानी कि देवता जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। उसके अलावा पौतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष कहलाता था। उसके अतिरिक्त मानाध्यक्ष, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। उसके अतिरिक्त अश्वाध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष होता था। अस्ताध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष, सोने का अध्यक्ष होता था। और सबसे लास्ट में है अक्षपटलाध्यक्ष, यानी कि महालेखाकार। तो इस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती थी और ये सभी अध्यक्ष शासन के आधार स्तंभ थे। अब आता है अगला केंद्रीय प्रशासन के बाद प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त मौर्य का इतना विशाल साम्राज्य था जो समुद्र पर्यंत तक फैला हुआ था, तो उसने अपने शासन की सुव्यवस्था के लिए संपूर्ण शासन को प्रांतों से जनपदों में और जनपदों से विभिन्न और अन्य इकाइयों में, ग्रामों में विभक्त किया था। शासन, हालांकि यद्यपि उसका जो पूरा साम्राज्य था वह केंद्र द्वारा राज्य के अंतर्गत शासित होता था। अशोक के समय हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। पहला आता है प्राच्य। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह प्रदेश सम्राट के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत था। दूसरा है उत्तरापथ। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, कश्मीर, काबुल, कांधार, हेरात, बलूचिस्तान के भाग आते थे। तीसरा है अवंती राष्ट्र। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अवंती राष्ट्र पश्चिम बिहार। इसमें गुजरात, मालवा, काठियावाड़ और अन्य भाग अवंती के प्रदेश के अंग थे। उसके अलावा कलिंग, इसकी राजधानी तोशाली थी। और सबसे लास्ट था 5वां जो प्रांत था वो था दक्षिणापथ। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। दक्षिण भारत के भाग इस प्रदेश के अंग थे। तो इस प्रकार हमें 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है।
इन प्रांतों को भी कई भागों में बांट रखा था शासन की सुविधा की दृष्टि से, जिसमें जो प्रांत हैं उनको जनपद से स्थानीय में 800 ग्रामों का समूह होता था। फिर स्थानीय को द्रोणमुख में, जिसमें 400 ग्रामों का समूह होता था। उसके अलावा खारुटिक, जिसमें 200 ग्रामों का समूह होता था, और संग्रहण, जिसमें 100 ग्राम का समूह होता था। और सबसे छोटी इकाई थी गांव। ये सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। तो इस प्रकार हमें जो प्रांतीय शासन को किस तरह से बांटा इसके बारे में उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था कुमार महामात्र था। इसको वायसराय भी कहा जाता था। यह सामान्यतः किसी राजवंशीय व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था। उसका मुख्य कार्य अपने प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता के लिए पहुंचना इत्यादि उसके प्रमुख कार्य होते थे। जो कुमार महामात्र होता था उसकी सहायता के लिए महामात्र तथा अनेक पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त होते थे। उसके अलावा उसकी खुद की भी एक परिषद होती थी जिसमें विभिन्न सदस्य होते थे जो उसकी सहायता करते थे। उसके अलावा जो जनपद था उसका प्रमुख अधिकारी समाहर्ता होता था। जनपदों में सभाएं भी होती थी जो जनपद कहलाती थी। और शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, और ग्राम का जो अधिकारी होता था वो होता था ग्रामणी। तो इस प्रकार जो गांव का जो मुखिया होता था वह ग्रामिक या ग्रामणी कहलाता था, और गांव के बड़े बूढ़ों के द्वारा यानी वो निर्वाचित प्रमुख व्यक्ति होता था। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें प्रांतीय शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला आता है नगर प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी था वो था नागरिक। वह नागरिक कहलाता था। नागरिक या नगराध्यक्ष यह अधिकारी कहलाता था। मैगस्थनीज ने नगर शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। उसने पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। उसने कहा है कि जो पाटलिपुत्र की जो शासन व्यवस्था थी वह एक 30 सदस्यों के नगर मंडल द्वारा चलाई जाती थी। इस 30 सदस्य थे उनकी 6 समितियां थीं और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी कि इस प्रकार 6 समितियों के द्वारा यह पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो सबसे पहली जो उसने बताई है समितियां हैं जिसमें कुल 5 सदस्य होते थे और 6 टोटल समितियां हैं। उसमें सबसे पहली आती है शिल्पकला समिति। शिल्पकला समिति, इस समिति का जो कार्य था वो कार्य था नगर की सड़कों का निर्माण। नगर की सड़कों का निर्माण। और दूसरा आता था इसकी भवन का निर्माण, और उसके अलावा नगर की सफाई व्यवस्था। ये इसका मुख्य कार्य था शिल्पकला समिति का। दूसरी समिति आती है विदेश समिति। इसका कार्य था मुख्य रूप से विदेशियों के रहने, खाने, दवा आदि की व्यवस्था करना तथा मृत्यु अगर हो जाती है की व्यवस्था करना, और मृत्यु हो जाने पर उनके जो भी उनकी रीति रिवाज है उसके अनुसार उनका समाधान की व्यवस्था करना। ये एक तरह से जो उनकी गतिविधियां होती थी विदेशी यात्रियों की, उन गतिविधियों पर पूरी तरह से ध्यान रखती थी। और अगर कोई भी जो उनकी संपत्ति होती थी तो उसके उत्तराधिकारियों तक भी इसको पहुंचाने का दायित्व था। तीसरी समिति जनसंख्या समिति। यह जन्म और मरण के आंकड़े एकत्रित करती थी। जन्म मरण के आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है। और उनके रजिस्टर भी निर्धारित करती थी कि किसका जन्म हुआ है, किसका। तो इस प्रकार यह इसको सब व्यक्तियों के बारे में जानकारी रहती थी। अगली थी उद्योग व्यापार
समिति। इसका मुख्य कार्य क्या था? उद्योग और व्यापार पर नियंत्रण रखना। इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करना, मूल्यों का निर्धारण, ठीक है। उसके अलावा माप तोल की व्यवस्था, ये इसका कार्य था। वस्तुओं की बिक्री को देखना, बिक्री को देखना, ठीक है। उसके अलावा कोई व्यक्ति जो है कितनी वस्तुओं को बेच रहा है, उसको एक साथ 2 वस्तुओं को बेचने की अनुमति नहीं थी। तो ये सारे कार्य यह उद्योग समिति करती थी। उसके अलावा कारीगरों का जो पारिश्रमिक था उनका निर्णय करती थी कि किसको कितना पारिश्रमिक मिलेगा, सामान की शुद्धता की ध्यान रखती थी। ये सारे कार्य इस उद्योग और व्यापार समिति के द्वारा किए जाते थे। उसके अलावा थी वस्तु निरीक्षक समिति। ये देखती थी कि जो बाजार में जो बिकने वाली वस्तु है उसकी मिलावट पर रोक लगे, वस्तुओं के मिलावट पर रोक लगाती थी, ठीक है। ये इसका कार्य था इस समिति का। उसके अलावा नई और पुरानी जो 2 वस्तुएं होती थी वो अलग अलग तरह से बेची जाए, कहीं ऐसा ना हो एक साथ मिल करके वो वस्तुओं की बिक्री की जा रही है, व्यक्ति नई और पुरानी को मिला करके बेच रहा ना हो, इस प्रकार का एक साथ ये इस तरह का नियंत्रण रखा जाता था। उसके अलावा वो सबसे जो लास्ट कमेटी थी वो थी कर निरीक्षण समिति। इसका कार्य था प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों के विवरण एकत्रित करना, सबके जो कर होते थे उनसे कर वसूल करना, प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों के विवरण को निर्धारित करना या को तैयार करना, कर एकत्रित करना, और उसके अलावा जो कर चोरी है, कर की चोरी को रोकना, ठीक है ना। ये इसका मुख्य कार्य था। अगर जो कोई व्यक्ति कर चोरी करते पाया जाता था उसको कभी कोई प्राणदंड की भी सज़ा दे दी जाती थी। तो इस प्रकार इस बात में है संदेह नहीं है, हम कह सकते हैं कि जो मौर्य युग का नगर प्रशासन का कार्य था वो आजकल की नगर पालिकाओं के समान था, परंतु जो नगर समितियों के सदस्यों का निर्वाचन होता था या राज्य की ओर से मनोनीत किया जाता था, इसके संबंध में हमें कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन समितियों के जो कार्य है उससे स्पष्ट होता है कि मौर्य युग में जो ये नगर थे उनको स्वायत्तता प्राप्त थी या स्वायत्त शासन उनको प्राप्त था। अगला आता है ग्राम प्रशासन। गांव का जो अध्यक्ष था वो ग्रामीण होता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामीण होता था, वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था। अर्थशास्त्र में ग्राम वृद्ध परिषद का उल्लेख मिलता है। ग्राम वृद्ध परिषद इसका उल्लेख मिलता है। इसमें गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम प्रशासन में ग्रामीण की मदद करते थे। राज्य सामान्यतः गांव के शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था, यानी कि वो पूरी तरह से लगभग स्वतंत्र होते थे अपने प्रशासन के संबंध में। ग्रामीण को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। उसके अलावा जो ग्राम वृद्ध परिषद थी उसको वह न्याय का कार्य भी करती थी। वह गांव के छोटे छोटे विवादों का फैसला करती थी तथा वो जुर्माना आदि भी लगा सकती थी। ग्रामीण कृषकों से भूमि एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। ग्राम सभा के कार्यकाल का जो कार्य था वो गोप नामक कर्मचारी करता था। वे गांव के घरों तथा निवासियों का ठीक ढंग से विवरण सुरक्षित रखते थे तथा उनसे प्राप्त होने वाली करों की राशि का भी हिसाब किताब करते थे। करों की वसूली अधिकतर अन्न के रूप में ही की जाती थी
और जिन्हें कोष्ठागारों में संचित किया जाता था। तो इस प्रकार जो ग्राम प्रशासन था वह पूरी तरह से राजा के हस्तक्षेप से मुक्त था और समस्त जो कार्य थे न्याय संबंधी या अन्य भू राजस्व एकत्रित करना या शांति व्यवस्था का काम करना, ये सारे कार्य ग्रामीण अपने ग्राम वृद्ध परिषद की सहायता से करता था। आगे मैं आप लोगों को न्याय व्यवस्था, वित्त प्रशासन और अन्य जो धर्म सैन्य प्रशासन उनके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।